अस्सलाम वालेकुम। हमने स्टार्ट किया होता है पैराफ्रेंजियल एब्सिस, इसमें भी डिस्कस्ड अबाउट कि वो किस तरह से हमारे पास पिरामिडल इन शेप होता है, उसके हमने रिलेशंस देखे थे विद द सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स एटियोलॉजी के कॉज क्या है, क्यों हमारे पैराफ्रेंजियल स्पेस के अंदर जो है वो इन्फेक्शन हो गया, एब्सिस बन गई। तो उसकी क्या कॉज हो सकती है। यहाँ पे वी हैव द फेरिंग्स। तो फेरिंग्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम था, फॉर एग्जांपल टॉन्सिल के अंदर टॉन्सिलाइटिस हुआ था, तो वो बर्स्ट करके अगर पेरी टॉन्सिलर एब्सेस है तो वो यहाँ पे आ सकती है। तो ये कॉज हो सकता है। या ये कॉज हो सकता है कि दूसरे स्पेसिस से, फॉर एग्जांपल पैरोटिड ग्लैंड के गेट जो स्पेस होती है, ठीक है, पैरोटिड स्पेस जो होती है वहाँ से हमारे पास यहाँ पे आ जाए, ठीक है। या ऐसे हो सकता है कि जो रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस है वहाँ से इन्फेक्शन आ जाए, ऐसे भी हो सकता है ना। और इसके अलावा जो हमने शुरू में देखा था लुडविग्स एंजाइना, वो एक्चुअली हमारी सब मैक्सिलरी स्पेस में इन्फेक्शन हुआ था, वहाँ से भी वो इन्फेक्शन पैराफ्रेंस में आ सकता है ना। तो यही हो सकता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से मोस्टली इन्फेक्शंस होते हैं, वो टीथ होते हैं। डेंटल इन्फेक्शन होता है मोस्टली, जो लोअर लास्ट मोलर टीथ होता है ना, आपको पता है ये आपका फेरिंग्स है, और आगे की तरफ जो होता है ना हमारे दांत होते हैं, ठीक है। वो दांतों के ज़रिए जो है क्या होगा, हमारा इन्फेक्शन जो है वो पैराफ्रेंजियल एब्सेस बना देगा इधर आके। और इसके अलावा वही ट्रॉमा हो गया, उसकी वजह से भी पेंट्रेटिंग इंजरीज़ हो गई, या लोकल एनेस्थेटिक या टॉन्सिलेक्टमी करते हुए, या मैंडिबुलर नर्व ब्लॉक करते हुए, कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर करते हुए कोई भी ट्रॉमा हुआ जिसकी वजह से कोई एब्सेस जो है पैराफ्रेंजियल एरिया में बन गई। तो यही आपकी बुक में इसके कॉजेज़ लिखे हुए हैं, और इस फिगर को देख के आप उसके कॉजेज़ को जो है जहन में रख सकते हो। उसके बाद क्लिनिकल फ़ीचर्स की बात करते हैं। क्लिनिकल फ़ीचर्स ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन सा कंपार्टमेंट हमारा पैराफ्रेंजियल स्पेस का इन्वॉल्व हुआ है, ठीक है। ये आपका पूरी पैराफ्रेंजियल स्पेस है। तो इसमें ये हमारा आगे की तरफ इंटीरियर कंपार्टमेंट है, और ये पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है, ठीक है। इंटीरियर कंपार्टमेंट में हमारे पास कौन सी चीज़ें लाइक कर रही हैं। अगर यहाँ पे एब्सेस बन जाती है तो वो इनकिट के स्ट्रक्चर्स को क्या किस चीज़ को ख़राब करेगी, हमारे जो टॉन्सिल होगा उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेगी ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोलैप्स ऑफ द टॉन्सिल हो जाता है। एंटीरियर कंपार्टमेंट में अब अगर हम बात करें तो प्रोलैप्स ऑफ द टॉन्सिल हो जाता है, टॉन्सिलर फॉसा हो जाता है। नंबर 2 पे क्या होता है, मीडियल टेरागोइड मसल जो है उसकी पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से पेशेंट का लॉक जो हो जाता है, ठीक है, जिसको हम ट्रिस्मस कहते हैं। और इसके अलावा हमें जो एंगल ऑफ जॉ होती है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एब्सेस बनी हुई है, तो इस एब्सेस की वजह से, इंटीरियर कंपार्टमेंट के एब्सेस की वजह से क्या होता है, एंगल ऑफ जॉ के अंदर हमें जो है ना एक स्वेलिंग मिलती है, ठीक है। जो हमारी थी लुडविग्स एंजाइना, उसमें तो बिल्कुल सब मैंडिबुलर एरिया में स्वेलिंग मिल रही थी ना। और जो पेरी टॉन्सिलर एब्सेस थी वो तो हमें मुंह के अंदर अंदर की तरफ टॉन्सिल के इर्द गिर्द मिल रही थी, ठीक है। और रेट्रोफ्रेंजियल जो एब्सेस होती है वो तो वैसे ही अंदर की तरफ होती है, तो वो तो हमें बाहर सुपरफिशियल इतनी शो नहीं होती, वो अंदर की तरफ ना हमें होती है। और इसमें हमने एक चीज़ देखी थी रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस में, कि वहाँ पे जो एब्सेस बनती है ना वो बल्ज करती है पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल में, जो हम अंदर से देखते होते हैं, ठीक है। वो करवा के एक्सरे वगैरह करवा के फिर हमें नज़र आती है। तो ये जो पैराफ्रेंजियल होती है ये तो हमारे फेरिंग्स के साथ होती है, ये हमें कहाँ मिलेगी, हमें लैटरल जो एंगल ऑफ जॉ वाला एरिया ना, जहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है, अभी मैं इसकी पिक्चर दिखाती हूँ, वहाँ पे हमें स्वेलिंग मिलती है इसकी। तो इस तरह से हम क्लिनिकली ही पेशेंट को देख के जो है डायग्नोस कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या चीज़ है। हमने इतनी ज़्यादा डिफरेंट अभी तक इस नेक एंड स्पेस इन्फेक्शंस पढ़ी हैं, तो अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ जॉ के ऊपर हमारी इन्फेक्शन बनेगी, तो उससे हमें पता चलेगा कि इंटीरियर कंपार्टमेंट इन्वॉल्व हुआ है पैराफ्रेंजियल एरिया का, ठीक है। तो ये हमारे हो गए कि इंटीरियर कंपार्टमेंट में जो प्रॉब्लम आएगी उसकी वजह से क्या होगा। अब देखें कि पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में क्या होगा। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट मैंने आपको बताया था, ये सारी हमारी जो है इंपॉर्टेंट कैरोटिड शीथ के अंदर चीज़ें पड़ी हुई हैं। हमारी 4 नर्व्स हैं, 9, 10, 11, 12 सिम्पैथेटिक चेन है, और हमारी जो है कैरोटिड आर्टरी है, तो उनकी प्रॉब्लम आ सकती है ना। तो वो उनकी जो पैरालिसिस, उन्होंने जो काम करने थे वो हमारे नहीं हो पाएंगे ना। और हमें जो स्वेलिंग यहाँ पर मिलेगी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की, वो पैरोटिड जो हमारी पैरोटिड जो एरिया होता है, आपको पता है जहाँ पे हमारा पैरोटिड ग्लैंड होता है, उस एरिया में अगर हम स्वेलिंग मिलेगी तो वो कौन सी हमारी होगी, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट इन्वॉल्वमेंट होगी, ठीक है। इसकी पिक्चर्स हम देखते हैं। ये देखें पैराफ्रेंजियल एब्सेस की आपको इस तरह की जो है ना स्वेलिंग मिलेगी एंगल ऑफ जॉ के ऊपर। ये एंगल ऑफ जॉ है ना, ये एंगल ऑफ जॉ है, यहाँ पे आपको स्वेलिंग मिलेगी। ये पैराफ्रेंजियल एब्सेस की तो स्वेलिंग है, लेकिन ये इंटीरियर कंपार्टमेंट की है। अगर हम पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो वो यहाँ पे मिलेगी पैरोटिड एरिया में, ठीक है। इंटीरियर कंपार्टमेंट, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट, पैराफ्रेंजियल। और अगर मैं शो करूँ मैंडिबुलर वाली जो है लुडविग्स एंजाइना, उसकी यहाँ पे स्वेलिंग मिलेगी नीचे की तरफ, ठीक है। यहाँ ज़ुबान के अंदर मिल सकती है अगर वो सबलिंगुअल वाली है, ठीक है। और ये हमारे 2 हो गए। और पेरी टॉन्सिलर तो वैसे ही अंदर की तरफ हमें मिलेगी ना,
टेंसुलर एरिया में। तो ये आपके डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स आप इसको डायग्नोस करते हो। और इसकी डायग्नोसिस आप कैसे करोगे? आप जो है वैसे क्लिनिकली आप देख से बता सकते हो। रेट्रोफ्रेंजियल के लिए आप मस्त था कि आप उसमें से एक्सरे करवाते हो और आप देखते हो, उसका मैंने एक्सरे भी दिखाया था। यहाँ पे भी आप जो है वो CT स्कैन करवा लेते होते हो, ठीक है, जिसमें आपको पता चलता है। ये तो आपको पता चल रहा है कि ये है, लेकिन इसकी एक्सटेंट आपको कैसे पता चलेगी? वो तो आप CT स्कैन से ही देख सकते हो ना। CT स्कैन से आप बोनी इन्वॉल्वमेंट वगैरह और MRI से ही देख सकते हो ना इसकी एक्सटेंट कितनी है, कहाँ तक ये फैला हुआ है। क्योंकि इसका इंटीरियर पीछे कंपार्टमेंट है, ये पीछे रेट्रोफ्रेंजियल एब्सेस तक कहाँ गई, इसने रेट्रोफ्रेंजियल एरिया में तो नहीं चले गई, ये पीछे तो नहीं चलेगी, ये आगे जो है कहाँ कहाँ तक गई हुई है, ठीक है। तो ये है। उसके बाद अगर तो हमारी जो है वो क्या वो बताते हैं कि इसके अलावा ना हम करवाते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, ठीक है। मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी नहीं है, आर्टीरियोग्राफी। आर्टीरियोग्राफी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने देखा था कि उसके अंदर हमारी जो है वो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पड़ी हुई थी ना, और जुगुलर वेन पड़ी हुई थी, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट को हमने देखने के लिए जो है मैग्नेटिक रेजोनेंस आर्टियोग्राफी करवानी होती है, ठीक है। तो जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है ना, तो आप इसके कॉन्सेप्चुअल से वे में पढ़ा करें कि हमारी वो पैराफ्रेंजियल थी, उसमें हम क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं, खुद सोचा करें। CT स्कैन, MRI, अच्छा वो पीछे वेसल्स भी पड़ी हुई थी, उनको भी तो मैंने देखना है ना, तो उसके लिए फिर मैं इस तरह से कर लूँगी, CRI करवा लूँगी, ठीक है, आर्टियोग्राफी करवा लूँगी। तो ये बात होती है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी क्या हो सकती है? कॉम्प्लिकेशंस देखें, आपका ये पैराफ्रेंजियल एरिया है, स्कल से लेकर हायोइड बोन तक है, यहाँ पे सारी एब्सेस बन की हुई है। तो ये कहाँ कहाँ जा सकती है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस करवा सकती है? अगर ये ऊपर स्कल की तरफ चले जाती है तो वहाँ पे जाके मेनिंजाइटिस करवा देगी। इसके अंदर कैरोटिड शीथ पड़ी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है, इंटरनल जुगुलर वेन जो मैंने आपको अंदर से दिखाई थी, ठीक है। कैरोटिड आर्टरी है, यहाँ पे कैरोटिड आर्टरी है, ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाएगी। तो उसकी वजह से वहाँ पे उसके अंदर जो है बॉलस बन सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ये नीचे जो है, अगर इधर से बात करें तो नीचे लैरिंक्स में जा सकता है, मेडिस्टेनम में एब्सेस जा सकती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस इसकी और क्या हो सकती हैं? लैरिंक्स में जाके एक एडिमा करवा देगी, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। अगर ये जुगुलर वेन के अंदर हो तो उसके अंदर हम जो है, ये जुगुलर वेन है, इसके अंदर थ्रोम्बोसिस करवा देगी, ठीक है। अगर ये जो है मैंने आपको बताया कि रेट्रोफ्रेंजियल स्पेस में जा सकती है, पेरिटोन्सियल स्पेस में जा सकती है, ये जो है कैरोटिड आर्टरी की एनोरिज्म करवा सकती है, ठीक है। और अगर कैरोटिड आर्टरी के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा इसका, तो वो हेमरेज भी हो सकता है अंदर की तरफ, ये बात होती है सारी। अच्छा, अगर जो है अगर ये रप्चर हो जाए तो ये हमारी फेरिंक्स के जो है साइड पे है ना, तो वहाँ से रप्चर अगर हो जाती है तो फेरिंक्स में आएगी, ठीक है, फेरिंक्स में जाएगी, वहाँ से फेरिंक्स से ये एस्पायरेशन हो सकती है इसकी लंग्स के अंदर, ठीक है। और वहाँ से फिर लंग्स के अंदर ये ब्रोंकोनिमोनिया भी करवा सकती है। ब्रोंकोनिमोनिया क्या होता है कि पैची कंसोलिडेशन हो जाती है लंग की, ठीक है। तो ये सारी इसकी जो है थी, और इसकी ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? ट्रीटमेंट जो है, अब हमारी जो एब्सेस होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पे बनी हुई है ना, एंगल ऑफ ये लोअर बॉर्डर ऑफ एंगल मैंडिबल है, यहाँ पे बनी हुई है। अब ये ट्रैवल कर सकती है ना नीचे की तरफ, स्टेनोक्लेड जो हमारा होता है ना, स्टेनोक्लियोमास्टोइड, उसके अलॉन्ग ये ट्रैवल करती होती है। इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये नीचे की तरफ ट्रैवल करती है। तो इसका जो है ना आपका होता है। अच्छा, इसका मैं इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गई थी। एक मैंने बताया था दांतों के इन्फेक्शन की वजह से ये हो जाती है। दूसरा इसका जो आपने इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है वो ये कि कान के अंदर जो बेजोल्ड एब्सेस आपने पढ़ी होगी, जो ईयर अगर किसी ने पढ़ा है तो ईयर का जो टॉपिक है उसके अंदर में पढ़ती है बेजोल्ड एब्सेस। वो बेजोल्ड एब्सेस के अंदर मैस्टोइड एरिया से ना नीचे आ रही होती है, स्टेनोक्लियोमास्टोइड के बॉर्डर के इधर आके फिर बन जाती है वो एब्सेस, ठीक है। तो इसके साथ ही एसोसिएटेड होती है पैराफ्रेंजियल एब्सेस, तो ये इसके करीब करीब ही है ना। तो इस वजह से हमने सबसे पहले पेशेंट को सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स वगैरह दे के ना, IV एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जिसमें हम मोस्टली ये एमोक्सिसिलिन देते हैं, जेंटामाइसिन, क्लिंडामाइसिन, ये जो मोस्टली मतलब बड़ी बड़ी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये दे के ना, तो उसके बाद हम एब्सेस ड्रेन करते हैं, ठीक है। और उसमें हम क्या करते हैं कि हम जो एंगल ऑफ मैंडिबल है उसके 2 से 3 सेंटीमीटर नीचे करके ना, इधर से ऐसे सारा ये जहाँ जहाँ ये एरिया होता है वहाँ से हम एब्सेस ड्रेन करते हैं। बेजोल्ड एब्सेस तो उसको निकालेंगे, और अगर ये पैराफ्रेंजियल एब्सेस तो उसको इंसाइज करके निकाल लेंगे। तो इसकी ट्रीटमेंट ईजी है कि सिस्टेमिक एंटीबायोटिक्स और ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, सिंपल सी ट्रीटमेंट है इसकी। ये इसका ICQ देखें, 30 ईयर्स ओल्ड मेल है और उसको ट्रिस्मस है, लॉक जो हुआ है, ठीक है। फीवर है, मतलब कोई एब्सेस है, कोई इन्फेक्शन चल रहा है। ट्रिस्मस मतलब मीडियल टेरिगोइड मसल इन्वॉल्व हुआ है, और डायनोफेजिया है, मीन्स के उससे जो है वो पेनफुल खाना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। अच्छा, उसको हिस्ट्री है डेंटल एक्सट्रैक्शन, उसने कुछ दिनों पहले दांत निकलवाया था अपना, मतलब टूथ का कोई
रिलेशन हुआ है। हमें जो है वो ऐसी स्वेलिंग मिली जो टॉन्सिल को मीडियली जो है उसने किया हुआ था, कई टॉन्सिल था आपका वो मीडियली हो गया हुआ था, ठीक है, मतलब कि इसके पीछे कोई स्वेलिंग चल रही है और वो ऐसी स्वेलिंग है जो लेटरली स्प्रेड कर रही है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड के पीछे। ऊपर हमारे जितने भी चीज़ें थी ना वो आपको बहुत से डीडीज़ में लेके जा रही थी, कि जब आपको ये पता चल गया ना कि ये आपकी लैटरली स्प्रेड कर रही है स्टेनोक्लीडोमास्टॉइड के पीछे जा रही है, इट मीन्स कि ये आपकी कौन सी होगी, पैराफ्रेंजियल एब्सेस होगी, ठीक है, पैराफ्रेंजियल एब्सेस होगी। आपका ट्रीटमेंट प्लान क्या होगा वो आपने देख लिया अभी, दिखा वो एब्सेस बना हुआ था, इंसियन हमने दिया हुआ था, वही वाला ट्रीटमेंट है, और उससे पहले एंटीबायोटिक्स, मोक्सिसिलिन वगैरह। सो बाकी हम नेक्स्ट पार्ट से जो है ना लेरिंग स्टार्ट करते हैं।